अरे भाई, हाँ आज मशहूर डांसर सोना सेन का मेले में डांस हो रहा है। सोना सेन? हाँ। अरे सोना सेन कौन है भाई? ओ साहब, आप ये सफेद मूसली खाइए, सोना सेन याद आ जाएगी। न मारो सैया तिरछी नजरिया के बाण रे, न मारो सैया तिरछी नजरिया के बाण। बड़ी नाजुक है, बड़ी नाजुक है, बड़ी नाजुक है हमरी जान रे। न मारो सैया, न मारो सैया तिरछी नजरिया के बाण। न मारो सैया, न मारो सैया, न मारो सैया, न मारो सैया। सूरज, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया, वो भी अपने हाथों से। सच चंदा? हाँ सूरज, तुम वो चूड़ियाँ किसके लिए खरीद रहे थे? ये चूड़ियां तो मैं एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की के लिए। सूरज? अरे बहनी, ये चूड़ियां तो मैं अपनी प्यारी चंदा के लिए खरीद रहा था। सच? हाँ चंदा, मैं चाहता हूँ कि जब भी हम अगली बार मिलें तो इन गोरी कलाइयों में हमारे प्यार की निशानी ये चूड़ियां हों। सच सूरज? हाँ चंदा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न दे। भाई साहब, ये गाजर का हलवा मेरे लिए था। अरे सूरज, तो मेरा भाई है ना, जानता है ना। चमेली, चमेली, चमेली। अरे क्या हुआ भाई, किसे खोज रहे हो? अरे मेरी चमेली नहीं दिख रही यार। चमेली? कौन चमेली? अरे मेरी जान से प्यारी चमेली। अरे तो कौन चमेली बताओगे? अरे मुर्गी थी यार। मुर्गी? अरे उसे तो मैंने सूरज और उसके दोस्तों को लेके उधर भागते हुए देखा है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। पकड़ साले को। अरे यहाँ जाओ, मैं सियारा आ जाओ। अरे यार तुम मेरे को यार टंगड़ी चोरी की मुर्गी खाने का मजा ही कुछ और है। वो साला नहीं जानता, मेरे को टंगड़ी चाहिए। पकड़ पकड़ ले, पकड़ टंगड़ी चाहिए यार। पिछले बारी बात क्या था तू यार? अरे यार तू टंगड़ी टंगड़ी खा लेना मेरा भाई, तू टंगड़ी खाते रहता मैं तो बोलता हूँ ऐसा यार, तू देखा नहीं यार, मैं जानता यार, मेरे को टंगड़ी चाहिए यार। देख क्या सूरज, मैं तेरे को पक्का। अरे काका, कैसे? हैं? अरे काका, रोज का तुम लोग का काम हो गया हम लोग। काका। अरे क्या हो गया भाई? अरे काका, आप ही का लड़का तो है, आज मुर्गी चोरी कर लिया। अरे मंगलू, समझा के रख अपने बेटे को, वरना एक दिन इस गांव में खून खराबा हो जाएगा। अरे कभी मेरी चंपा को, मेरी चमेली को मजाक बना के रख दिया है। दिन भर आवारागर्दी, ताश पत्ती और अब ये मुर्गी चोरी। 4 अक्षर क्या पढ़ लिया तूने?
काम करने जाना नहीं है। सच हमारा गंदी। खड़े हो। एक बात कान खोल के सुन ले सूरज, कल से शहर के कारखाने में अपने चाचा के पास काम करने नहीं गया ना तो घुसने नहीं दूंगा। अबे मेरे बापू को देखा तो पलट गया, तेरे को घूमने चलनी चाहिए ना। ये तो मेरे दोस्त सूरज, तू इतना गुस्सा क्यों होता है? अरे तेरा बाप सच तो कह रहा है भाई, तू चले जा शहर में नौकरी करने, वहाँ जिंदगी की रंगीनियत है, चमचमाते मॉल, सिनेमा और हाय सिनेमा की हीरोइन, तो चला जाना मेरे भाई। अरे नहीं यार, तू सिर्फ शहर की जिंदगी की रंगीनियां देखा है, उन रंगीनियों के पीछे का काला अंधेरा नहीं देखा है। अरे शहर की जिंदगी अमीरों के लिए विलासिता और गरीबों के लिए बेबसी है। मेरा चाचा एक छोटे से चौल में रहता है, सिलन भरा कमरा और घुटन भरी जिंदगी। अरे इस जंगल की हरियाली में जो मजा है मेरे भाई, अरे वो शहर की जिंदगी में कहाँ है यार। तू सच कह रहा है सूरज, हमारे जिंदगी में ताकत का रोमांच है तो जीत का जश्न भी है। हाँ अरे यार है? लेकिन तेरी बातों से तो कोई गंध आ रही है? हाँ शिकार की। ए शिकारी, कौन से शिकार की है? गांव की मोरनी की या जंगल की हिरनी की? तो वैसे भी गांव की मोरनी ने शिकारी को मेले में घायल कर दिया है। ज्यादा मत दिमाग लगा, जंगल की हिरनी की शिकार पे जाएंगे। देखा रमेश, अरे मान मेरे तीर का निशाना। अरे मान गया तो आखिर पता चल ही गया, तुम लोगों ने हिरण का शिकार किया है। हाँ किया, बेशक किया। अरे हम ही क्या, सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। मगर अब इस देश में कानून का राज है, और जो कानून नहीं मानेगा उसे जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। कानून? कौन सी कानून की बात कर रहे हो साहेब? कानून कहता है कि भ्रष्टाचार अपराध है। और उस दिन रेंजर साहेब आपने भीखू गौड़ से लकड़ी काटने के एवज में 2000 रुपया घूस लिया था, और उस कानून के मुताबिक आपको भी जेल की सलाखों में बंद होना पड़ेगा। बकवास मत करो। वन्य संरक्षण अधिनियम की धारा 5 एवं 7 के तहत तुम लोग अपराधी हो और तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो कर लो गिरफ्तार, हवा को रोक सकते हो, तूफान को गिरफ्तार कर सकते हो। साहेब ये जल जंगल जमीन हमारी, सदियों से इस पे हम राज करते आए हैं। खुली हवा में हम सांस लेते हैं, प्रकृति के पालने में झूला झूलते हैं। नदियों की गोद में हमारा बचपन और जंगल की बाहों में हमारी जवानी बीतती है, और बुढ़ापे में पर्वतों के साथ हम अपना अनुभव करते हैं। और मेरे दोस्त सूरज, हमारे जीवन में मांदर की खाप है। कर्मा की तिरकन हमारे पैरों में है। बेकुल की मस्ती हमारे रगों में है। महुए की मदकता में झकझोर देती है। रस है, राग है, रंग है। हम आदिवासियों का जीवन क्या है? सिर्फ मस्ती और उमंग है। मस्ती समझते हैं ना? वाह, तो अब ये गोंड गंवार भी इस तरह की दार्शनिक बातें करने लगे। साहब खबरदार, जो हमारे जाति के बारे में एक भी शब्द कहा, अगर हमारे अस्तित्व को ललकारा तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे। अपनी बकवास बंद कर तू, मैं तुझे गिरफ्तार करता हूँ। ऐसे कैसे गिरफ्तार? आज शाम 5 बजे दादी लोगों की बैठक रखी गई है, जिसमें सभी गांव वालों को ठीक समय पर चौपाल पर आना होगा। सुनो सुनो सुनो। जिंदाबाद
फर्क कानून पूंजीपतियों की रखेल और लोकतंत्र दारू और कंबल में बिकने वाली वेश्या और आजादी सबसे बड़ी नौटंकी जो कुछ बहरूपिये हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर खेलते बस मुखौटे बदल जाते लेकिन खेल लगातार जारी और हमारे गुरु कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हारे पास खोने को सिवाय बेड़ियों की और कुछ नहीं लेकिन पाने को सारी दुनिया। लाल सलाम जिंदाबाद। और हमारे दूसरे गुरु मौत से तुमने कहा है कि क्रांति हमेशा बंदूक की नली से निकलती है और इस लुटेरी सरकार को अब उखाड़ फेंकेंगे इसी बंदूक से। हर एक नौजवान के हाथ में होगी मशाल, क्रांति की मशाल। पूंजीपतियों और सामंतवादियों को हम धूल चटा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। तब बनेगी हमारी जनता ना सरकार। हाँ। जहां जहां न कोई अमीर होगा ना गरीब, हर हाथ को काम मिलेगा। बराबरी के समाज में सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। तो आओ साथियों, हम सबके विकास के लिए दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे की नहीं बल्कि लाल झंडा फहराने की जरूरत है। लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम जिंदाबाद। हाँ साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें और इस लुटेरी सरकार को खत्म करने के साथ साथ उन सामंतवादी मूल्यों को भी जड़ से खत्म करें। और इसके लिए हमारी बहनों को भी क्रांति का बिगुल बजाना होगा। ये चूड़ी, ये बिंदी, ये सिंदूर, हट! ये सब गुलामी के चिन्ह हैं। इनको तोड़ो, बुखार फेंको। कहीं बुरके की आड़ में तो कहीं घूंघट की। अरे दम घुटता है हम महिलाओं का, कहीं धर्म की अफीम खिलाकर तो कहीं पूजा पाठ के ढकोसले में डालकर। ये पुरुषवादी समाज सदियों से हम महिलाओं का शोषण करते चले आ रहे हैं। तो बहनों, तोड़ दो गुलामी की जंजीरों को और उठा लो अपने हाथ में बंदूक, न सिर्फ आजादी से जीने के लिए, अपने हक के लिए, बल्कि बराबरी से जीने के लिए भी। तो बहनों, अब तुम्हारे हाथों में चूड़ियों की झनकार नहीं, बंदूक और बारूद होगा और धमाका गूंजेगा ऊपर बैठी गूंगी बहरी सरकार के कानों में। जबरदस्त धमाका। तो बोलो मेरे साथ, लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम लाल सलाम जिंदाबाद। लाल सलाम जिंदाबाद। और लगाओ नारे, लाल सलाम जिंदाबाद। वाह जनाब वाह। तो बस्तर की हसीन वादियों में मादर की थाप नहीं, बारूद के धमाके गूंजेंगे। हरी भरी वादियों में कोयल की मधुर आवाज नहीं, बल्कि आपकी कर्कश बंदूकें क्रांति क्रांति चिल्लाएंगे। हवा बारूदी हो जाएगी, जंगल के पत्ते भी सहमे सहमे सांस देंगे और क्रांति के नाम पर लाशों की फसलें लहलहाएंगे। और हम आदिवासी बूढ़ा दल की पूजा को धर्म की अफीम समझकर नकार देंगे और हमारे तीज त्योहार सामंतवाद की सारी गली मान्यता हो जाएगी। अबे होशियार की औलाद, बंद कर अपनी बकवास, वरना बंदूक के धमाके में तेरी आवाज भविष्य के लिए गुम हो जाएगी। कामरेड मलिक राव, क्या यही है माओवाद कि जो स्वर तुम्हारे विरोध में उठे उसकी आवाज को उसकी हलक में दबा दो? फैसलो, तेरे तेवर, तेरे सीने की धधकती आग, अरे यही तो हमारी क्रांति की सबसे बड़ी जरूरत है। माफ करना साहब, हम आदिवासी बस जंगल की मस्ती के साथ जीते हैं। नहीं चाहिए हमें ये टीवी, कूलर, फ्रिज, ये बुलेट ट्रेन और ये मेट्रो ट्रेन। हमें तो बस प्रकृति का आनंद चाहिए। हमारी संस्कृति में सिर्फ मोहब्बत है, मौज है, मस्ती है। बस जीने दो हमें हमारे तरीकों से। मत थोपो हम पर मार्क्स की सोच, मत खोलो हमारी सोच में माओ की खूनी साजिश। तू अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो बंदूक की एक गोली से तेरी आवाज हमेशा के
लिए खामोश कर दूंगा। कॉमरेड रमन्ना, अच्छी लगी तेरी आवाज की दहाड़, अच्छी लगी। कॉमरेड मलिकराव नाम है हमारा। मैं वादा करता हूं बहुत जल्द तुझसे फिर मुलाकात होगी। कामरेड सेवती, हमें इस गांव से एक लड़की को अपने दल में शामिल करने का टारगेट मिला है। कामरेड रमन्ना, सुन बुड्ढे, अपनी लड़की को तैयार रखना, क्योंकि आज से ये हमारे धर्म की जरूरत है और मेरी भी। कामरेड रमन्ना, क्या हुआ बापू? क्या सोच रहे हो? 4 साल की थी तू जब खेतों में खेलते हुए तेरे पांव में एक मामूली कांटा चुभ गया था और पूरे 2 दिन बुखार से तड़पती रही थी तू। तेरे दर्द का दुगना एहसास मुझे हुआ था। तो अब क्या इन माओवादियों के हाथ है तुझे जंगल भटकने की मंजूरी दे दूंगा। अपने ही हाथों से तुझे स्याह मौत के हवाले कर दूंगा। मैं गरीब जरूर हूं और मजबूर भी, लेकिन उससे पहले मैं एक पिता हूं और मेरे लिए यही हौसला काफी है। सब जानती हूँ बापू, माँ के जाने के बाद कितने अकेले हो गए थे तुम, मुझे सब पता है। लेकिन इन दादा लोगों की जोर जबरदस्ती का मुकाबला हम नहीं कर सकते। और मेरे कारण तुम पर कोई आ जाए, लाना चाहोगे बापू मुझ पर। मुझे याद है कि जिस साल मेरी बचपन की सहेली सावित्री को भी ये लोग यूं ही ले गए थे और जब नारायण काका ने इसके लिए मना किया, उनके हाथ काट दिए थे बापू। नहीं, ऐसा कुछ मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। अरे तू समझती क्यों नहीं? इन माओवादियों का काला सच नहीं जानती तू। ये लड़ाई अपने आप की नहीं रही, अपने फायदों की रह गई है। और इनके फायदे में कोई मरता है ना, तो हम जैसे गरीब आदिवासी। नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा इनके साथ। ए रंगू, जन क्रांति के लिए चुनी गई है तेरी लड़की। खुशी खुशी विदाई कर इसकी, क्योंकि आज से ये कामरेज बनने जा रही है। नहीं तो फिर ना कहना कि रमन्ना ने तुझे मौका नहीं दिया। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को तुम लोगों के हवाले नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे हवाले नहीं करूंगा। कामरेड रमन्ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं तुमसे। मैं साथ चल रही हूँ ना, बापू तो यूं ही कह रहे हैं। नहीं चंदा, 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 आइए साहब, आइए। रंजीत, यस सर। आज तो इस गांव की हवा में बारूद की गंध आ रही है और इन लोगों के डरे और सहमे हुए चेहरे सच्चाई बयां कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपके गांव की एक मासूम और भोली सी लड़की को
जबरन अगवा कर ले गए ये नक्सली। हरामखोर, हवस के भूखे भेड़िए हैं ये नक्सली, जो क्रांति का ढोंग करके मासूम लड़कियों के साथ अनाचार और दुराचार करते हैं ये हरामी। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन हमारे गांव की एक मासूम लड़की का अपहरण हुआ है और पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की जान और माल की रक्षा करना, और पुलिस यहाँ आकर प्रवचन दे रही है। अरे कहाँ है हमारी चंदा दीदी? कैसे आएगी हमारी चंदा? कौन लाएगा हमारी चंदा दीदी को? आप लोग शांत रहिए। तुम सच कह रहे हो यंग मैन, और यही बात मैं इन गांव वालों को भी समझाने आया हूं कि कुछ लोग मार्क्स और माओ का नाम लेकर बड़ी बड़ी बातें करने आते हैं आपके गांव। सब जवाब दिखाते हैं, क्रांति करके समानता लाने की बात करते हैं, सरकार के खिलाफ आपको बंदूक उठाने की बात करते हैं। और तो और जिस तिरंगे को हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं ना, 15 अगस्त को उसी को जला देते हैं ये लोग। और जिस भारत माता को हम देवी मानकर पूजते हैं, उसके टुकड़े करने की बात करते हैं ये लोग। अरे इनकी शिकायत अगर सरकार से है तो करे ना अपनी नीति का प्रचार प्रसार, और आ जाए चुनाव के मैदान में। अगर जनता इन्हें पसंद करेगी तो इन्हें चुनेगी, और फिर कर ले विकास माओवाद के तरीके। मगर नहीं, इनको तो निर्दोष मासूमों की हत्या करने में मजा आता है। मासूम लड़कियों को अगवा करने वाले न्याय और शोषण की बात करते हैं। और साले, मुझे तो घिन आती है नक्सलियों की विचारधारा से भी। वाह साहब, हरी वर्दी वाले आए, खूब हरियाली दिखाकर गए, और हम आदिवासियों की सुनी आंखों में चमक आ गई। अब खाकी वाले आए, हमारे दर्द को बांटकर हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी आंखों के दर्द को पढ़ नहीं पाए। अरे साहब, बंदूक आपकी हो या उनकी, निशाना तो हम आदिवासी हैं। आपकी ना सुने तो जेल की दीवारें बुलाती हैं, और उनकी ना सुने तो यमराज का बुलावा आता है। लेकिन हमारे हिस्से तो साहब सिर्फ छलावा ही आता है, सिर्फ छलावा। ना हमें आदिवासी रहने दिया जा रहा है, और ना बाबू बनने की सहूलियत मिल रही है तो बस रत्तू काका को आंसू। बाकी सब छोड़िए साहब, आप तो बस इतना बताइए कि हमारी चंदा कैसे आएगी। अरे इस गांव की अस्मत है, वो खुशी है इस गांव की। एक शब्द बात दिखाकर हरण कर लिया और दूसरा मजबूरियां गिना रहा है। अब तो बस इतना बता दीजिए कि हमारी चंदा कैसे आएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। रंजीत, यस सर। इन्वेस्टिगेट द केस। यस सर। साहब, चंदा को जरा जल्दी ढूंढिएगा साहब, और उसको ढूंढने में हम गांव वालों की क्या मदद लगेगी जरूर बताइएगा। थानेदार साहब, ये तो वही शख्स है जिसने हिरण का शिकार किया, और जब हमने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी हड्डियों का चूरमा बना डाला। छोड़ना नहीं इसे साहब। पुलिस की मदद करने वाला था ना तू। आज निकालता हूं तेरा सुतरंजन, तेरी हड्डियों को सरकारी दर्द का एहसास कराता। क्यों बे, बड़ा गुंडा बनता फिरता है, सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाता है। आज थाने में तेरी सारी हेकड़ी बर्फ बनकर पिघल जाएगी। ऐसा केस चिपकाऊंगा तेरे पिछवाड़े पे कि पीढ़ियां गुजर जाएगी नोचते नोचते, लेकिन केस चिपका ही रहेगा। रेंजर साहब ने पहले हमारे साथ बदतमीजी की, और जब हमने विरोध करने की कोशिश की तो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। यहां तक कि हमें गोड़ गंवार भी कहा। साहब, हम आदिवासी गरीब जरूर हैं, मगर हमारे स्वाभिमान के फन को अगर कोई कुचलेगा ना, तो न सिर्फ हम फुफकारेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो डस भी लेंगे। सांप के फन को कुचलना अच्छी तरीके से आता है हमें। पकड़ा इसे। आज तेरी सारी हेकड़ी मैं निकालता हूं।
अरे साहब गलती हो गई ना साहब, लो ना साहब, गलती हो गई ना साहब। सूरज आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, मारूंगा, बंदूक नीचे गिराओ, आगे नहीं आना, सूरज मारूंगा, आगे नहीं आना, सूरज बंदूक मार, सूरज सूरज। किस नियम से जीवन मिला है, किस नियम से मृत्यु, किस नियम से जीवन मिला है, किस नियम से मृत्यु, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं। गौरव, हिला मत, घेरो इसको। हम सूरज, चंदा हथकड़ियां खोलो उसकी। सूरज, चंदा, चंदा, हथकड़ी। मैं कहता था ना सूरज कि सरकारी तंत्र में गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग को सिर्फ प्रताड़ना मिलती, सिर्फ प्रताड़ना। माओवाद किसी आंदोलन का नहीं, बल्कि भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम है। और सरकारी हिंसा का जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी बंदूक दे सकती। इसलिए उठो सूरज, तुम्हारा इंतकाम तुम्हें बुला रहा है, बुला रहा है तुम्हारा इंतकाम। मौत का पल हमेशा क्यों मजबूर होता है, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं। चंदा, तुम कैसी हो? सूरज के बिना चंदा हो भी कैसे सकती है? अमावस ही अमावस है सूरज जिंदगी। लेकिन देखो ना, अब तुम आ गए हो ना। देखो ना सूरज, आसमान कैसे सुनहरे रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ना सूरज, आओ ना सूरज, देखो ना। तूफान के बेटे हैं हम, तूफान के बेटे हैं हम, छापा मार हैं हम, छापा मार हैं हम, छापा मार हैं हम, छापा मार हम, तूफान के बेटे हैं तुम लोगों की लापरवाही के कारण सूरज न सिर्फ पुलिस के चंगुल से भाग गया, बल्कि मलिक राव के चंगुल में भी फंस गया। सर, सूरज बहुत बदतमीज और गुंडा किस्म का इंसान है। उसने रेंजर को इतना मारा कि आज भी उसकी हड्डियों में दर्द है। बंद करो अपनी फालतू की बकवास और याद रखो, हम सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए हैं और कानून का पालन करने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा व्यवहार आम जनता के साथ मधुर हो। सर, सूरज और उसके साथियों ने पहले दिन तो हिरण का शिकार किया और उसके बाद फॉरेस्ट वालों के साथ हाथापाई भी की, और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तो उनके साथ भी मारपीट की। तो ऐसे तत्वों को कैसे नरमाई से हैंडल करना था सर? रंजीत, रंजीत हम एक वार जोन में है। हमारा दुश्मन भेड़िए की तरह शातिर जो हमारी हर कदम पर पैनी नजर रखता है। और रही बात युवाओं की ना, तो युवाओं में तो व्यवस्था के प्रति स्वाभाविक आक्रोश होता ही है, लेकिन पुलिस की जरा से मिसहैंडलिंग उनकी आक्रोश की आग में घी का काम करती है। और ऐसे नक्सली विद्रोहियों पुलिस हाथ नहीं उठाती, बल्कि नक्सली उठा लेते। रंजीत,
यस सर। तुम्हें एसटीएफ डीआरजी की पार्टी को तैयार रहने को। 3 दिन का राशन, नाइट विजन डिवाइस, जीपीएस और हाँ यूबीजीएल। यस सर। सालों की आजकल यूबीजीएल से बहुत फटती है। ये देखो। ओके डन। मगर टाइम सर? तुम फोर्स तैयार रखो, मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा। कुछ दूर तक हम एंटी लैंड माइंस का उपयोग करेंगे, उसके बाद फिर पैदल मार्च करेंगे। खबर पक्की है, मेरे खास मुखबिर ने सूचना दी। यस सर। जय हिंद। के बेटे हैं हम, तूफान के बेटे हैं हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा मार हम। तूफान के बेटे हैं हम, तूफान के बेटे हैं हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा मार हम। चंदा और सूरज की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की जाए। चंदा, सूरज, पोजीशन। हम भी जी सकते थे जैसे सब जीते हैं, हम भी मर सकते थे जैसे सब मरते हैं। गर मौत माशूका तो, गर मौत माशूका तो, करते प्यार है हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा चंदा, तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। कॉमरेड सूरज। यस कॉमरेड। वेरी गुड। थैंक यू कॉमरेड। मूव इट। हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम, छापा मार है हम। तुम चारों तरफ से चंदा की मोहब्बत की जाल में घिर चुके हो। सरेंडर करो। इसके लिए बंदूक की क्या जरूरत थी कॉमरेड चंदा? हम तो तुम्हारी नशीली आंखों के अटैक से पहले ही घायल हो चुके। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। दादा लाल सलाम। किस लोग आने दे। बापू। चंदा, कैसे आने हुआ? अपनी चंदा के लिए आया, अपनी बेटी के लिए आया था दादा। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी बेटी है मेरी? नाजो से पाला है इसे, बिन मां की बेटी है दादा। जीवन
चमक देख के जिंदा हो जाना। ये तो दादा मेरी बेटी मुझे दे दो। मेरी बेटी मुझे दे दो। अरे हट! जंग नायिका है तेरी बेटी, जो वर्ग शत्रुओं के साथ जंग में सहभागिता निभाकर एक समता मूलक समाज के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। अब तेरी बेटी नहीं रह गई चंदा, पूरे समाज की बेटी। मुझे तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। मुझे तो बस मेरी बेटी दे दो। मुझे ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं मुट्ठे। तू बस इतना जान ले कि अगर तूने दोबारा इस तरफ कदम भी रखा तो पुलिस का मुखबिर बताकर फांसी पर डाल दूंगा। कामरेड बंदो, दिन रात हिंसा खून खराबा करते करते सचमुच तुम जानवर हो गए हो। इतना तो सोचा होता कि रमतू काका कामरेड चंदा के वृद्ध पिता है। चलो काका। हेलो चांदी चांदी चांदी। सात खिलाड़ी बैट और बॉल के साथ 4 गांव पहाड़ियों के बाएं तरफ लोकेशन नजदीक। रोजर। ओके रोजर रोजर। रंजीत, लगता है नक्सली करीब आ चुके हैं। तुम कुछ लोगों को लेकर लेफ्ट हो जाओ, बाकी फॉलो मी गाइस। चंदा, ये क्या तरीका था गोली चलाने का? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? सूरज के होते हुए चंदा को कुछ भी नहीं हो सकता। हमें जल्दी कूद। चलो जल्दी चलो यहाँ से। रंजीत, यस सर। देखो कुछ मिलता है क्या? सर, हाँ, यहाँ कुछ खून के निशान है। सर, हाँ, यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। सर, यहाँ भी एक बॉडी है। अच्छा रंजीत, यस सर। लगता है ये नक्सलियों के संगम सदस्य हैं। ले चलो इनकी डेड बॉडीज। यस सर। वाह सूरज वाह, आज तुमने अपने पहले इनकाउंटर में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। बट सवाल है, अगर तुमने सही समय पर मोर्चा नहीं संभाला होता तो हमें और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, खास तौर पे चंदा की जान बचाकर। फिर गोली सिर्फ छूकर ही निकली है। हाँ। मैं काम करती हूँ, मैं तुमको दर्द का इंजेक्शन दे देती हूँ, तुमको आराम मिलेगा। अच्छा, अब तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। बैठो ना सेठी, तुम कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना सूरज, अब
मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। अब देखो ना, चंदा भी जूनियर डॉक्टर हो गई है और उसकी आंखें मुझे कैसे घूर रही है और कह रही है कि दीदी अब तुम जाओ यहाँ से। चंदा सूरज की मिलन की बेला में सेवती को काली घटा नहीं बनना चाहिए। तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। कैसे तुम लोग कहो तो रुक जाती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं चलती हूँ। सूरज, अब दर्द कैसा है? चंदा, तुम्हारे साथ होने के एहसास भर से दुनिया का हर दर्द दूर हो जाता है। तुम्हारे साथ में हंसते हंसते दुनिया के हर दर्द को सह। सच चंदा, तुम्हारी मोहब्बत रूह को सुकून देती है। नक्सलवाद के इस कठिन राह पर तुम सुकून की दो पल हो। हिंसा और खून खराबा की जिंदगी में तुम्हारा प्यार चिलचिलाती धूप में घनी छांव बन जाती है। मेरे कवि सूरज, देखो ना, बापू से दूर होकर जिंदगी एक वीरान सी हो गई, लेकिन तुम्हारे आने से जिंदगी कितनी आसान लगने लगी है। जैसे जेठ की मस्त में अचानक ही सावन की फुहार आ गई हो। और देखो ना सूरज, मैं तुम्हारे मोहब्बत के एहसास में इस कदर भीग चुकी हूँ कि मेरे रोम रोम में बस सूरज की ही आवाज आती है। नहीं चंदा, हमारी मोहब्बत बस दो पल का एहसास है। अब जिंदगी क्रांति के लिए समर्पित है। जहां इन कोमल भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं सूरज, मैं क्रांति, समाजवाद, वर्ग संघर्ष, इन सभी शब्दों के मायने भी शायद ठीक से नहीं जानती हूँ। मैं तो गांव की एक सीधी सरल लड़की हूँ जो बापू के प्यार और सूरज के लिए एक मीठे प्यार के भाव का एहसास लिए बड़ी हुई। अब तो एक ही सपना है सूरज कि हमारी शादी हो, हमारे दो प्यारे प्यारे बच्चे हो। बस अब ये बंदूक का भार मुझसे सहन नहीं होता। नहीं चंदा, हमें कोई हक नहीं है ऐसे सपने सजाने का। अब हमें संगठन के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर संघर्ष की राह पर चलकर जनता के हक की लड़ाई लड़नी है। घर परिवार बच्चे ये सब हमारी किस्मत में नहीं है। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। क्यों चंदा रानी, बुलबुल के जैसे इधर से उधर फुदकती रहती हो? कभी हमारी डाल पे भी आके दाना चुग लो। आखिर हम में क्या कमी है? माँ कसम, हम भी तुम्हारे कदरदान हैं। कामरेड रमन्ना, चंदा पे बुरी नजर मत रखो, वरना चंदा वो मीठी कटार है जो दिल में उतरती है एक मीठा एहसास बनके, मगर दिल से उतारती है कलेजा काट लेती है। तेवर तो बड़े तीखे हैं चंदा रानी, लेकिन रमन्ना के कलेजे में जो तुम्हारे नजरों की कटार चुभी है ना, सच कहता हूं, चैनो सुकून लूट लिया है तुमने। समझ में ही नहीं आता कि आखिर सरकार लुटेरी है या चंदा रानी तुम। कामरेड रमन्ना, ये क्या बदतमीजी है? किसी औरत के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हारे जैसे सीनियर कर्नल को शोभा देता है क्या? अगर हमारे जैसे क्रांतिकारी भी सामंतवादी सोच की तहत औरत को भोग्य ही मानेंगे तो फिर कैसा संघर्ष और कैसा आदर्श? सूरज, तुम क्रांति और संघर्ष की बात ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि क्रांति की राह में चलने वाले लोग मोहब्बत के पिंगे नहीं बढ़ाते। और सच तो यह है कि तुम मीठी मीठी बातें करके चंदा का दे ही तो पाना चाहते हो। रमन्ना, मेरी बातें जरा तीखी है सूरज, लेकिन चंदा को लेकर हम दोनों का अंतिम उद्देश्य उसका दे ही तो पाना है सूरज। घिन्ना ही है कामरेड तुम्हारी बातों पर। नारी का हक अधिकार की बात करने वाले रमन्ना, तुम ढोंगी हो ढोंगी।
नकाबपोश क्रांतिकारी। कामरेड रमन्ना, स्त्रियों के प्रति तुम्हारे विचार जानकर बहुत दुख हुआ मुझे, सचमुच बहुत दुख। हम जनता को उसका अधिकार दिलाने की बात करते हैं, सम्मान से जीने की बात करते हैं, पर संघर्ष की बात करते हैं। लेकिन हमारे अपने ही संगठन महिलाओं की क्या दुर्दशा है, ये मुझसे बेहतर भला और कौन जानेगा। सभाओं में नारी को सम्मान देने की बात करने वाले कामरेड रमन्ना, तुम आद्य पुरुषों की वही सामंती मानसिकता ले हुए स्त्री का शरीर को न सिर्फ ललचाई हुई निगाहों से देखते हो, बल्कि मौका पाते ही उसको लूटते खसोटते भी हो। कामरेड सेवती, मैं देख रहा हूँ कि सूरज और चंदा के प्रति तुम्हारी सहानुभूति बहुत बढ़ रही है आजकल। नहीं कामरेड, सच और झूठ की समझ थोड़ी और गहरी होती जा रही है। क्रांति के आदर्श और धरातल पर उसके सच्चाई के प्रति मोहभंग के थोड़े और करीब हो रही हूँ कामरेड। अरे छोड़ो ये सब बड़ी बड़ी बातें। अरे छोटी सी बात ये है, तुम्हारे भूख लगी है। हाँ हाँ, तो मैंने भी तो मना किया है, खाना कब से बनकर तैयार है, चलो अभी। खाना बड़ा अच्छा था कैसे? मजेदार। तुम्हें कैसा लगा? लो, सरपंच गावड़े और सेठ दूलीचंद आ गया। ओ, सेठ दूलीचंद, तुझे मैंने ऑर्डर दिया था कि सारे सराफा बाजार और तेंदुपत्ता एसोसिएशन से पैसे वसूल कर मुझ तक पहुंचाएगा। मैं जानता हूं मेरे नाम से तेरी फटती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे मेरे मुखबिर से खबर मिली है कि तूने 3 करोड़ 47 लाख में से 47 लाख रुपए डकार लिए। बोल, क्या बोलना है तेरा? अबे बोलना क्या, ठोकते हैं साले को आज। अरे नहीं दादा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, इसकी जान बख्श दो। अगली बार से ये ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है सरपंच जी, आपकी जमानत पे या अपनी जान की अमानत ले जाए, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखना, जो 47 लाख रुपए तूने डकार लिए हैं उसे मेरे प्राइवेट अकाउंट में उगलवा देना। बॉस, मतलब कमीशन का सारा माल अब अपना होगा? जरूर केसलू। मगर उस जान बचाने का इनाम कुछ मेरे खाते में भी डलवाओ ना। क्यों नहीं? जी जी केसलू जी, आपके खाते में भी डलवा दूंगा। और सुन मैं, 3 बोरा चावल, 2 बोरा दाल, 12 जोड़ी जूते और 2 बंडल ऑयल कोई भी बेड़ा के पीछे की पहाड़ी में मेरे आदमी के पास जम करवा देना। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखना कि पुलिस के भेड़िए तुझे सूंघते हुए वहां तक ना पहुंच पाए, समझा? जी हुजूर, आप निश्चिंत रहिए, इतनी चालाकी से काम करूंगा कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चलो केसलू। और भाई सरपंच जी, बड़े चर्चे सुन रहे हैं आपके तो। क्या मतलब है आपका डीएसपी साहब? मतलब तो आप भी अच्छी तरह समझते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। कुछ बातें अगर पर्दे में रहे ना सरपंच जी, तो ही इसकी खूबसूरती है। वैसे कोयली बेड़ा के 4 गांव और 47 लाख के फिगर से आप वाकिफ तो होंगे। अरे 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 साहब, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। मेरा मतलब है, आप तो हमारे जंगल की मजबूरियां समझते ही हैं जनाब। क्यों भाई दूलीचंद, बताओ जरा। जी हुजूर, वैसे भी जल में रहकर मगरमच्छ से बाहर कैसे किया जा सकता है? चुप कर तो, और अपनी ये घड़ियाली आंसू बनकर। दूलीचंद, तुझे मगरमच्छ से डर लगता है ना, वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये मत भूल कि हम भी घड़ियाल हैं। कानून का दांत चुभेगा तो जल में रहकर भी जल को तड़प जाएगा। मत भूलना। जी जनाब, सही फरमा। नहीं होता तो कुछ नहीं होगा।
शामिल करने के लिए तैयार करो और उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग दो। कामरेड मलिक राव, हमारे जैसे नौजवान दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर इस जन युद्ध में भाग ले रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर इन स्कूली बच्चों को, इन मासूमों को इस आग में झोंककर क्या फायदा? सूरज सूरज सूरज, वैसे भी ये मेरा नहीं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का फैसला है। और ये बच्चे नक्सलवाद की फैक्ट्री के लिए कच्चे माल की तरह है। इनकी खोपड़ी में अभी से क्रांति के अंगारे भरो, ताकि ये बड़े होकर इस लुटेरी सरकार को अपने तेज के ताप से भस्म कर सके। यस कामरेड। कामरेड रमन्ना, यस कामरेड। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुनंदा सुप्रिया जी आ रही, उनको आदिवासियों के समर्थन में खड़ा करके मीडिया के माध्यम से पुलिस और सरकार पर दबाव बनाना। इस काम में कामरेड सेवती तुम्हारी मदद करेगी। यस कामरेड। और हाँ, चंदा, सूरज, यस कामरेड। अब नए एरिया का विस्तार तुम दोनों को करना है। कामरेड राव, सूरज और चंदा से इस संगठन का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य अब जन क्रांति नहीं, बल्कि इश्क, मोहब्बत, शादी, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने की बात की जा रही है। मैं तो यह कहता हूँ कामरेड कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से जो नसबंदी कराने का फरमान आया है, तत्काल इन दोनों पर लागू किया जाए, नहीं तो बहुत जल्दी धाराघाटी एलजीएस में गोलियां नहीं, बच्चों की किलकारियां सुनाई देगी। कामरेड रमन राव, आप पर्सनल हो रहे हैं। प्रेम एक निजी मामला है। प्रेम इंसान के विकास में बाधक नहीं है। प्रेम इंसान को मजबूत बनाता है, संवेदनशील बनाता है। कामरेड सूरज, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन ये वार जोन है, वार जोन। और क्रांति के रास्तों पर चलने वालों का अपना कोई निजी जीवन नहीं होता। और कई बार प्रेम इतना लीजा होता है कि इंसान को भीतर से कमजोर कर सकता है। कामरेड सूरज, मैं कामरेड मलिक राव की बातों से सहमत हूँ, खासतौर पर इनके प्रेम की बातों से। पर माफ करना कामरेड मलिक राव, मैं नसबंदी के खिलाफ हूं। बल्कि हमारी ह्यूमन राइट्स का हनन है। और एक औरत होने के नाते मैं खुद इस दर्द को झेल रही हूँ। कामरेड मलिक राव, मैं कामरेड रमन्ना के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। नसबंदी कराने से हमारे मां बनने के मौलिक अधिकारों का हनन है और मैं इससे इनकार करती हूँ। तू अपनी औकात भूल रही है चंदा। औकात तो तुम भूल रहे हो। चंदा और सूरज अगर प्रेम भी कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, मगर तुम संगठन में रहकर संगठन की आंख में धूल झोंक रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? सेठ धूलीचंद और गौड़े से मिलकर तुमने संगठन के पैसों में से 47 लाख रुपए की हेराफेरी की है। ये सब सरासर झूठ है। ये सब सच है कामरेड मलिक राव, इसका सबूत है मेरे पास। रमन्ना, मामले में जरा सी भी सच्चाई हुई ना तो मुझे जांच कमेटी बैठानी होगी। ये झूठ है कामरेड, सरासर झूठ है। बल्कि मैं तो कहता हूँ इन दोनों की साजिश है मेरे खिलाफ। सूरज और चंदा के प्रेम का पर्दा फाश करने का बदला है ये। नहीं कामरेड मलिक राव, सच तो यह है कि हमारे संगठन में कई ऐसे काडर हैं जिनका माओवाद से बहुत तेजी से मोह भंग हो रहा है। हम एक तरफ जहां शोषण और अन्याय के खिलाफ जंग की बात करते हैं, लेकिन खुद हमारे संगठन में वर्गभेद है, कमजोर और महिलाओं का शोषण होता है। हम भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और नौकरशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन खुद हमारे संगठन में कई ऐसे काडर हैं जो भ्रष्टाचार में कंठ डूबे हैं। हाँ कामरेड, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। महसूस तो मैंने भी किया है कई बार, लेकिन सिर्फ आज सूरज ने खुलकर बोलने का साहस किया है। कामरेड, स्थिति तो इतनी खराब है कि आदर्श और सिद्धांत कहीं पीछे छूट गए हैं और शेष रह गया है तो बस व्यक्तिगत स्वार्थ और बेमतलब की हिंसा। और अब तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं। कामरेड, माफ करना कामरेड मलिक राव, मैं कहना तो नहीं चाह रही थी, मगर बातें खुली हैं तो खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। हम समाज में फैली असमानता, वर्ग संघर्ष और शोषण की बात करते हैं, लेकिन सूरज जैसे छत्तीसगढ़ के वीर काडर जो संगठन में आवश्यकता अनुसार सारी योग्यता रखता है, फिर भी आंध्रा के नक्सली जैसे बड़े पद थानी लेड़ा को क्यों नहीं दिए जाते? क्या बकवास है चंदा? ऐसा करना तुम्हारी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। संगठन के लोग बेलगाम हो रहे हैं,
अरे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से संगठन का ढांचा चरमरा जाएगा और भेदभाव के आरोप बेबुनियाद। यहाँ हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। योग्यता के अनुसार काम तक तो ठीक है कॉमरेड मलिक राव, लेकिन भोजन तक में भेदभाव छत्तीसगढ़ और आंध्रा के नक्सलियों के बीच ये कहां तक उचित है? बकवास, सब बकवास। ये सब सच है कॉमरेड मलिक राव। पूछिए इससे। हाँ कामरेड, ये सब सच है। रमन्ना और केसरी ने हमसे कहा था कि आंध्रा के नक्सलियों को 2 सब्जियां दी जाएंगी और छत्तीसगढ़ वालों को 1। यहाँ तक कि रमन्ना और केसरी लक्ष्य साबुन से नहाते हैं और बाकी सबको लाइट बॉय दी जाने का फरमान है। वेरी शेमफुल रमन्ना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज से तुम्हें एलजीएस कमांडर पद से हटाकर दारा घाटी एलजीएस का नया कमांडर सूरज को बनाया जाता है। लाल सलाम! लाल सलाम! लाल सलाम! लाल सलाम जिंदाबाद, लाल सलाम। पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! लोकतंत्र की हत्या! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! लोकतंत्र की हत्या! रंजीत, यस सर। नेत्री सुप्रिया जी क्या चाहती हैं? सर मैडम एनकाउंटर वाली जगह एटापल्ली जाना चाहती है। हमारा कहना यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से उनका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आप हमारी सुरक्षा की चिंता नहीं करें ऑफिसर, आप तो इन आदिवासियों की सुरक्षा की चिंता करें। मगर अफसोस, मैं भी किससे अपेक्षा कर रही हूँ? उस पुलिस से जिसकी वर्दी पर खुद निर्दोष आदिवासियों के खून के धब्बे हैं, जो आए दिन गरीब लोगों को बेवजह परेशान करती है, 3rd डिग्री जैसे टॉर्चर से उनके मानव अधिकारों का हनन करती है। अरे सच तो ये है कि ये वर्दी सिर्फ सरकारी गुंडागर्दी का विभत्स रूप है, डरावनी और दागदार, लोकतंत्र का गला घोटने वाली। मैं पुलिस से आदिवासियों की सुरक्षा की अपेक्षा रख रही हूँ? नहीं, मुझे मत रोको। मैं उस घटनास्थल पर जाकर पूरे देश दुनिया में पुलिस के इस अमानवीय चेहरे को दिखाना चाहती हूँ। सरकारी तंत्र किस तरह नक्सलवाद का बहाना बनाकर ह्यूमन राइट्स का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। पुलिस के सामने ही पुलिस को खुलेआम गाली दे रही है। और अभी भी हमारे चेहरे पर मुस्कान, आपकी जान की चिंता भी, और इससे ज्यादा लोकतंत्र और सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच और कितना चाहिए आपको? सुनंदा, सुप्रिया जी, और जान की चिंता भला आपको क्यों होगी? क्योंकि आप फ्रंट से पुलिस से लड़ रही है और बैक से कुछ खास संगठन का सपोर्ट है आपको। आप जानते हैं ना कि सारों में मैं आपको कोर्ट तक घसीट सकती हूँ, मीडिया के सामने आपके दागदार चेहरे को बेनकाब कर सकती हूँ। आप उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चिल्लाइए मत। मैंने सिर्फ कोशिश की तो आप 3 मिला गई और आपने जो चीख कर पुलिस को अत्याचारी होने का प्रमाण पत्र मुफ्त में बांट रही है। मैं जानता हूं कि यह किसकी जबान है। आप कुछ नहीं जानते सिवा भ्रष्टाचार और निर्दोष आदिवासियों पर जुल्म और कहर बरसाने के अलावा। लोकतंत्र के हत्यारे हैं आप। कल रात जिस 5 स्टार होटल के रूम नंबर 403 में आप ठहरी थी, उसका बिल और सुबह की बिजनेस क्लास फ्लाइट के टिकट का भुगतान किस कंपनी ने किया, सिर्फ ये पता लगा लेंगी ना सुनंदा जी, तो दोबारा कभी पुलिस पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप नहीं लगाएंगी। आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बताई नहीं, सिर्फ हकीकत का आईना आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो क्या ये सच नहीं कि एटापल्ली के जंगल में मारे गए 2 व्यक्ति नक्सली नहीं बल्कि गांव के निर्दोष ग्रामीण थे? हाँ सच है कि वो गांव के ग्रामीण थे, लेकिन निर्दोष है कि नहीं यह भी जांच कर सकते। जांच बागपुर सरकारी निगमों घिनौना खेल है। सुनंदा जी, उस दिन टीवी पर चीख कर मिनरल वाटर पीते हुए आप पुलिस को गाली दे रही थी, लेकिन ना ही उस टीवी के एंकर ने और ना ही आपने जानने की कोशिश की
कि इतने घने जंगल के बीहड़ मुठभेड़ में वो ग्रामीण आखिर कर क्या रहे? आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी उनको वहां जाने की? आदिवासी है, जल, जंगल, जमीन पर उनका अधिकार है, जब जहां चाहे जा सकते हैं। मगर आप तो उनका ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं। अरे बेशक जाए मैडम जी, लेकिन जब पुलिस जाती है ना, तो कुछ आदिवासी नक्सलियों के बहकावे में आकर उनकी सहायता करते हैं, उनको रहने खाने की सुविधा देते हैं। और जिन्हें आप निर्दोष कह रही हैं ना, वो इस संगठन की लाइफ लाइन है। निर्दोष तो कतई नहीं। और एक आखिरी बात सुनो, जब गोली चलती है ना, तो वर्दी वाले नक्सली और लुंगी वाले नक्सली में भेद नहीं कर पाती। आप अपनी थ्योरी से अरे बस्तर को आदिवासी विहीन कर देंगे। किस नरसंहार की बात कर रही है सुनंदा जी? किस मानवाधिकार की दुहाई दे रही है? 76 जवानों को बम लगाकर ब्लास्ट करने वाले जिस दिन जश्न मना रहे थे, तो काश आप अपने घड़ियाली आंसू को अरे दिखावे के लिए सही बहा लेती। जिस दिन सुषमा के यात्री बस पर निर्दोष यात्रियों को अंधाधुंध फारी कर ढूंढ डाला उन नक्सलियों ने, तो कहां थी आप? और आप जैसे ये मानवाधिकार के महान पैरोकार? अफसोस उस दिन आप किसी 5 स्टार होटल की पार्टी में जाने के लिए गोल्ड फेशियल करा बैठी हुई, और उस गोल्ड फेशियल से उन निर्दोष यात्रियों के मौत पर होने से आपका गोल्ड फेशियल धुल सकता है। So sorry, but सच तो आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। स्वागत करूंगा कोर्ट में भी आपका सुनंदा जी, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक आग्रह है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद एक बार किसी शहीद पुलिस वाले के घर जाइए, उसकी मां की सूनी आंखों को पढ़िएगा, उसकी बच्चे की पथराई आंखों को झांकिएगा, उसके बच्चे की आंखों में पिता के बेबस इंतजार को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सच कहता हूं, आपकी आंखों में जब माओवाद का चश्मा लगाएगा, हमेशा के लिए धुल जाएगा, आपकी नंगी आंखें सचमुच गमगीन हो जाएगी सुनंदा जी। क्या बात है ऑफिसर, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप, लेकिन सच तो ये है कि ये सरकार दमन कर रही है, बस्तर की आवाम का गला घोट रही है। सुनंदा जी जिंदाबाद, 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 सुनंदा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिवार का पेट पालने वाले नौकरी पेशा लोग होते हैं, लेकिन वर्ग संघर्ष का नारा देने वाले, पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने वाले कभी इस बात को समझेंगे? रंजीत, सर, जाने दो मैडम को, और साथ में साथी वर्दी में तो महिला पुलिस भी देते। मगर सर, सचमुच इनकी जान को ना कोई खतरा नहीं। चलो सुनंदा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनंदा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव वालों सुनो, इस गांव से 3 बच्चों को हमारे धर्म में शामिल करने का टारगेट मिला है। तो बताओ, कौन कौन देगा अपने बच्चों को? अरे बोलो, साथ क्यों सूंघा तुम सबको? अच्छा, तो कोई नहीं देगा, तो फिर सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तू देगी अपने बेटे को। तेरा बेटा बनेगा क्रांतिकारी। कमीने, हाथ भी लगाया मेरे बेटे को तो तेरा मुंह नोच लूंगी। हार में जाए तू और तेरी क्रांति। तारा, मेरे बेटे की तरफ हाथ भी बढ़ाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। दोस्त पापी। मैं तो डर गया,
मैं तो डर गया केसलू, मुझे बचाओ इससे। साली, कमीनी, तुझे डर नहीं लगता इससे? ढूंढ डालूंगा तुझे। छोड़ो इसे। आप नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार, अरे इसका गुस्सा जायज है क्योंकि एक मां भी है। तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे मेरा काम करने दो। ये तुम्हारा व्यक्तिगत काम नहीं, ये संगठन का काम है। जो तरीका तुम अपना रहे हो इससे हमारे संगठन की बदनामी होती है। किसी महिला को सरेआम इस तरीके से जलील करना, क्या यही माओवाद है? अरे मुझे तो घिन आती है तुम पर। तेरी फिलॉसफी से इतना बड़ा संगठन नहीं चलेगा सूरज। यहाँ दया और ममता की कोई जगह नहीं है, और जो भी क्रांति के रास्ते में आएगा वो सबसे बड़ा वर्ग शत्रु है। अपनी बड़ी बड़ी बातों से अपनी काली करतूतों पर पर्दा मत डालो कामरेड। ये क्रांति नहीं, आतंकवाद है, आतंकवाद। देखो देखो भय से इनके चेहरों को पढ़ो, इन पर लिखी है तुम्हारी क्रूरता की कहानी। हाँ, डरना पड़ेगा, इन सबको डरना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो डरो या फिर लड़ो। एक और विकल्प है कामरेड, डर को इतना मत बढ़ाओ कि लोग डर से डरना ही छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि डर के प्रतिक्रिया में लोग हमारे खिलाफ ही हथियार उठाएं। अच्छा, तो तुम सलवा जुलूम तो लाने की बात कर रहे हो? सलवा जुलूम भी तुम्हारे जैसे हटके हुए और दागदार नक्सलियों के खिलाफ जनता की सशस्त्र क्रांति थी, और उन सभी हरामियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। मत भूलो। तुम भी मत भूलो कि जहां जहां हमने जनता के ऊपर अत्याचार किया, जनता ने हमें अपने दिल से उतार दिया। कामरेड चंदा, पानी पिलाओ इसे। अच्छा, तो इन सारे गांव वालों की सहानुभूति लेकर इनका हीरो बनना चाहता है तू? तू अपनी गिरी हुई हरकतों से हमेशा एक विलेन था और विलेन ही रहेगा। बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। कामरेड रमन्ना, एलजीएस की डिप्टी कमांडर होने के नाते मैं तुमको आदेश देती हूँ, जाओ यहां से। मैंने कहा निकलो। कामरेड सूरज, यस कामरेड। तुम बच्चों का चुनाव लॉटरी सिस्टम से करो। यस कामरेड। तुम सब सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा चयन इतने बड़े मिशन के लिए हुआ है। हम सब एक क्रांति की राह पर हैं, और इस राह में अगर हमारी मौत भी आ जाती है ना, तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली मौत नहीं होगी, बल्कि ये शहादत होगी। जनता के युद्ध में हमारी शहादत। बच्चों, हम लिखेंगे संघर्ष की नई इबारत, हम जलाएंगे क्रांति की मशाल, और तुम्हारी इन नन्ही हाथों में इतनी ताकत है कि तुम घर फेंकोगे इस लुटेरी सरकार को। तो बोलो, तुम सब इस जनयुद्ध के लिए तैयार हो? सर, हमें करना क्या है? हाँ सर, जो भी करना है हम करेंगे, चाहे मौत भी सामने आ जाए तो भी हम उसे गले लगा लेंगे, लेकिन दुश्मन को धूल चटा देंगे। हाँ सर, हम लुटेरी सरकार को धूल में मिला देंगे, बर्बाद करेंगे दुश्मनों को। हाँ, बर्बाद कर देंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। कामरेड चंदा। देखो बच्चों, कल पुलिस की पार्टी आई और तुम लोगों को स्कूल ड्रेस में जाकर इस पंप सड़क किनारे इस गड्ढे में यहाँ रख देना,
और इस वायर को आराम से खोलते हुए इस सड़क के इस तरफ, और जैसे ही पुलिस की गाड़ी आएगी इस वायर को शॉर्ट कर देना। फिर क्या होगा? फिर होगा एक धमाका, बहुत बड़ा धमाका, और दुश्मन के चीन खड़े हो जाएंगे। मिशन स्टार्टेड। लाल सलाम जिंदाबाद! 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 लाल सलाम। जिंदाबाद! मैडम, अरे बच्चों, मैडम आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैडम लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है खुली हवा में सांस लेना, बिना किसी भय के अपनी बातें रखना, लिखने बोलने, किसी भी धर्म और विश्वास को मानने की आजादी, सच्चे अर्थों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा। फिर ये माओवादी बंदूक उठाकर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? ताकि इनका राज आ सके। सत्ता के लिए भूखे हैं ये, मगर इनका विश्वास बैलेट पर नहीं बुलेट पर है। भय और आतंक का राज लाना चाहते हैं ये नक्सल, जहाँ सब कुछ तो हो सकता है मगर जीने की आजादी नहीं। ये मैडम, चल बंद कर भौंकना और इन बच्चों को गलत शिक्षा देना, क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चों को कायर बनने की शिक्षा दी जाती है। ये जन क्रांति का समय है। बंद कर ये लंगड़े लोकतंत्र का बेसुरा राग। और इन स्कूलों में पुलिस वाले रुककर हमसे मुठभेड़ करते हैं। मुझे खबर है केसलू, इसलिए तुम पूरे गांव वालों के साथ मिलकर इस स्कूल को तोड़ डालो, क्योंकि ये पूंजीवादी शिक्षा का गढ़ है। इसलिए तुम इसे नस्तनाबूद कर डालो। मगर सर, अगर हम स्कूल टूट जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारा विकास कैसे होगा? हाँ सर, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर जिस शोषण की बात आप उस दिन सभा में कर रहे थे, वो पूंजीपति लोग लोकतंत्र के लुटेरे आगे भी हमारा शोषण करेंगे। नहीं, वो तुम्हारा शोषण कभी नहीं करेंगे। हमारी बंदूक आग उगलती है, आग। सरकार हमारे डर से दुबक कर बैठी है। अगर आप स्कूल तोड़ दोगे तो बच्चे फ्रांस की क्रांति, कार्ल मार्क्स और माओ के सिद्धांत को कैसे समझेंगे? आखिर आप ही का नुकसान होगा। नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे समझने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। इन्हें तो बस जंग युद्ध में हथियार उठाना है। कामरेड रमन्ना, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने बच्चों के स्कूल तोड़ने का फरमान दिया? अरे स्कूल ही तो है, इससे बच्चों का भविष्य बनने वाला है। भला इस स्कूल को तोड़ने से क्या फायदा? ये स्कूल रात में पुलिस के ठहरने का अड्डा बन गया है। उनके लिए मोर्चे का काम करता है ये, इसलिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये है नई क्रांति का सूत्रपात। विचार को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना, बस्तर के दिमाग की भ्रूण हत्या। ये क्या बकवास कर रहे हो सूरज तुम? सही कह रहा मैं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे, और सवाल से डर लगता है आपको। जैसे कि सूरज के सवाल चूकते हैं कामरेड रमन्ना को, तो सवाल का गला घोट दो ताकि बस्तर का दिमाग खून हो जाए। अरे तुम्हें तो वो आदिवासी चाहिए जो तुम्हारे लिए हथियार उठाए और समय समय पर मरे। सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें जान देने वाला और जान लेने वाला बंधुआ मजदूर चाहिए, जो तुम्हारे साथ नारा लगा सके, मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद। ये बच्चे कल पढ़कर सवाल करेंगे सूरज की तरह कि कामरेड रमन्ना, 20 साल से इस धरती पर आप क्रांति के गीत गा रहे हैं, तूफान के बेटे हैं हम, छापा मार रहे हैं हम, मगर क्रांति तो आसमान की परी है, और सीढ़ियां आसमान तक आपने अभी बनाई नहीं, तो लिहाजा क्रांति की परी को धरती पर आप ला नहीं पा रहे। अरे और कितनी लाशों की सीढ़ियां चाहिए, और कितनी खून से सींचोगे क्रांति की इस फसल को? तो सवाल का गला घोट दो ताकि स्कूल की दीवार गिरते ही बस्तर का भविष्य भरभरा कर गिर जाएगा, और कई सालों तक इस धरती पर क्रांति के गीत गाते रहेंगे। चलो बच्चों। माफ करना कामरेड रमन्ना, लेकिन अब तो ये एहसास हो रहा है कि बस्तर के विकास में नक्सलवाद ही सबसे बड़ी बाधा है। कामरेड रमन्ना, सूरज और चंदा की बातों में सच्चाई है। अब देखो ना, जिन गांव में नक्सलवाद नहीं है वहां कितने तेजी से बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जैसी दूसरी चीजें कितनी आसानी से मिल रही है, और अब शायद गांव वाले भी सच्चाई को समझने लगे। बॉस, मुझे लगता है ये सब किसी जन विद्रोहियों से मिल गए।
स्लो। अरे क्या हुआ इसको? हाथ नहीं लगाना बच्चे को। अरे तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। नहीं कामरेड सेठी, अब इसकी जरूरत नहीं। एक धमाका और सब कुछ खत्म। लेकिन मैं तो कामरेड हूं, क्रांतिकारी हूं। एक मामूली से बच्चे की मौत का मेरी आंखों में आंसू? नहीं नहीं, ये तो कायरता है। अरे ये तो कमजोरी है। किसी गरीब मां के मामूली से बच्चे के मौत का मातम मनाना शोभा नहीं देता ना। मेरे जैसे शूरवीर और क्रांतिकारी को है ना कामरेड मलिक राव। सूरज, मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ। आप कुछ नहीं समझते। मैंने मना किया था कि बच्चों को इस आग में मत झोंको, मगर बस्तर की इस धरती पर इस लाल क्रांति ने न जाने कितने मां का कोख उजाड़ दी, मगर आपको माओवाद के चश्मे से कुछ नहीं दिखाई देता। न जाने कितनी महिलाओं के मांग का सिंदूर मिटा दी, मगर आपने अपने चेहरे पर माओवाद का चश्मा चढ़ा रखा है। न जाने कितने बच्चों के सिर से पिता का साया उतार दिया, मगर आपकी खूनी आंखों में दर्द के बजाय जीत की चमक दिखाई देती है, क्योंकि आपने क्रांति की राह पर चलने की सौगंध खाई है। धन्य है आप और आपकी लाल क्रांति। कामरेड सूरज, संभालो खुद को। अब अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करो। कामरेड मलिक राव वही करते हैं जो सीपीएम की पुलिस ब्यूरो और सीओसी की गाइडलाइन होती है। यहाँ इनकी अपनी कोई मनमानी नहीं चलती। तो कामरेड मलिक राव बस्तर की जमीनी हकीकत क्यों नहीं दिखाते हमारे ऊपर बैठे नेताओं को? क्यों नहीं कहते सीओसी से कि बदल दे ऐसी नीति जहां पर ऐसे मासूम बच्चों को दर्दनाक मौत के मुंह में धकेला जाता है? क्यों नहीं कहते पुलिस ब्यूरो से कि रमन्ना और केसलू जैसे काडर को निकाल फेंके संगठन से? मगर नहीं, रमन्ना और केसलू सेठों और व्यापारियों से बहुत अच्छा वसूलते हैं। तो बंद कर लो अपनी आंखें इनकी काली करतूतों से। वारे लाल क्रांति, वारे माओवाद, सलाम करता हूं तुझे। सूरज, करता हूं। सूरज, ये सचमुच दर्दनाक है। संगठन भी अपनी राह से विचलित हो रहा है, मुझे भी इस बात का एहसास है। लेकिन तुम्हें भी भावनाओं के इस मकर जाल से निकलकर इस बच्चे की शहादत को अमर करना है। हर विद्यार्थी का आदर्श होगा ये बच्चा। इसलिए जाओ, स्कूल और कॉलेजों में जाओ और इस बच्चे की मौत के लिए पुलिस को दोषी ठहराओ। ये अवसरवाद है, ये अवसरवाद है मलिक राव, ये अवसरवाद है। किसी बच्चे की मौत पर इतनी घिनौनी साजिश तू? हाँ, ये एक अवसर है एक अवसर। लेकिन याद रखो, असली गुरिल्ला वही होता है जो हारी हुई बाजी को पलटे। हाँ, मैं पलटूंगा बाजी। सचमुच सचमुच बाजी पलटेगी। सचमुच मलिक राव, सचमुच बाजी पलटेगी। सचमुच पलटेगी मलिक राव, सचमुच। कामरेड रमन्ना, यस कामरेड। जन अदालत लगाने की तैयारी की जाए। यस कामरेड। आप सरकार का दमन तंत्र तेजी से हमारी क्रांति को कुचल रहा है। केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स बुलाकर ये सरकार आदिवासियों का जनसंहार कर रही है।
और उसके इस काम में शामिल हमारे ही बीच के कुछ जन विद्रोही गद्दार, जिन्हें आज इस जन अदालत में सजा दी जाएगी। कामरेड केशव, उस जन विद्रोही को पेश किया जाए। कामरेड रमन्ना, इस गद्दार के चेहरे को बेनकाब किया जाए। कामरेड चड्ढा, ये असली विद्रोही, पुलिस का जासूसी कुत्ता, जिसे हमारे और तुम सबके साथ गद्दारी की, इसलिए इसे सबके सामने फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन उससे पहले इस गद्दार की हड्डियों को इस लाठी से पीट पीट कर तोड़ा जाएगा, तब मिलेगी इसे सजाए मौत। लिहाजा जनता की अदालत कामरेड चंदा को आदेश देती है कि वे इस गद्दार की हड्डियों को इस लाठी से तोड़ डाले। कामरेड मलिक राव, मत भूलो कि रमतू कामरेड चंदा के अपहृत पिता हैं और ये इनके साथ ज्यादती होगी। इस वक्त रमतू एक अपराधी है और चंदा एक जननायिका का एक जन विद्रोही के साथ। अरे कैसा रिश्ता! कामरेड मलिक राव, जहां तक मेरी समझ है, ये चंदा रमतू के लिए बहुत कठिन परीक्षा है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। नहीं कामरेड चौधरी, ये क्रांति की घड़ी और किसी भी जन नायिका से कभी भी दुर्बलता की आशा नहीं की जा सकती। रमतू ने क्रांति की पीठ पर छुरा भोगा है, उसे सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। मैं दूंगी सजा उसे इस जन अदालत में। बस्तर की धरती को जो घात तुमने दिया है, आज उसमें मरहम लगाऊंगा कामरेड। क्रांति के नाम पर लुटेरों के गिरोह के सरगना हो तुम। बस्तर की धरती को घाव देने वाले आज तुझे इसी जन अदालत में मार कर बदला लूंगा मैं। मलिक राव, तूने अपने छल से मेरी बेटी को छीना था, मैं आज अपने छल से तेरे दलम को खत्म कर दिया। हाँ, मैं ही हूं मुखबिर और यह है मुखबिर का प्रतिशोध। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।